इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं सतीश आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। ये है यूजीसी नेट जेआरएफ का साल पेपर या गया अंसाल पेपर जो जून के बाद या जनवरी 2017 का है। इसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और महादेशीय पट्टिका से हुआ है। यानी कौन सा ऐसा पर्वत है जिसका पर्वतों में से किसका निर्माण है जो एक महासागरीय और एक महादेशीय या महाद्वीपीय देशों से मिलकर महादेश या महादेश का ही पर्यायवाची महाद्वीप होता है। तो एक महासागरीय प्लेट से और एक महाद्वीप पट्टिका से के अभिसरण से हुआ है। तो ऑप्शन ए है यूराल, ऑप्शन दूसरा है आल्प्स, ऑप्शन तीसरा एंडीज, ऑप्शन चौथा है एप्लासियंस। तो इसका जो सही आंसर है एंडीज पर्वत है। तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है। तो एक तरफ प्रशांत महासागर का है यानी महासागरीय प्लेट है, दूसरी तरफ महाद्वीपीय यानी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो उसके अभिसरण से किसका निर्माण हुआ है, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। तो पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा एंडीज पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यह कि कास्ट प्रदेशों में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है। तो ऑप्शन एक है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन दूसरा है कार्बनीकरण, ऑप्शन तीसरा है ऑक्सीकरण, ऑप्शन चौथा है ढाल मलबे का निर्माण। तो कास्ट प्रदेश में अपक्षय के लिए जो है, अब यहाँ ध्यान रखना कास्ट प्रदेश की बात कर रहा है। अपक्षय के लिए कौन सा है कास्ट प्रदेश में जो अपक्षय होता है वो कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो कार्बोनेशन प्रक्रिया के द्वारा, इंग्लिश में कह रहे हैं कार्बोनेशन प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। कास्ट प्रदेश में अपक्षय होता है कार्बनीकरण, ठीक है, कार्बोनेशन प्रक्रिया के द्वारा कास्ट प्रदेश में चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, दूसरे का दूसरा कार्बनीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ डेल्टा का प्रकार दिया हुआ है। तो नील नदी देखिए कौन सा डेल्टा बनाती है। तो नील नदी आप मिला लेंगे चापाकार डेल्टा बनाती है। एक का बी हो जाएगा, एक का पी 2 में है। और मिसिसिपी नदी बहुत फेमस है, इसका पश्चिम पंजा कार डेल्टा है इसका, यानी दूसरा का सी हो जाएगा। पहला का बी, दूसरा का सी, ठीक है, दूसरा का सी यहाँ पे मिल रहा है। चलिए और गंगा जो है, गंगा अग्रवर्ती और ज्वालामुखी, टाइबर का हो जाएगा अग्रवर्ती डेल्टा, यानी चौथा का डी हो जाएगा। अब देखिए गंगा को न चाहते हुए आप मिलाएंगे ज्वालामुखी डेल्टा से, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया है। 3 ऑप्शन जहाँ पे 3 लोग इसके बहुमत में खड़े हुए हैं, तो ऑप्शन को आपको चुनना ही पड़ेगा। और सब सारे ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ अगर चापाकार डेल्टा देता तो ज़्यादा ठीक होता। चापाकार डेल्टा होता तो सही होता, ज़्यादा ठीक, क्या चापाकार डेल्टा देना चाहिए था इसको भी यहाँ पे। तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा बहुमत के आधार पर। तीसरा का सही आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैन प्लेन का अर्थ क्या है पूछा। पैन प्लेन का पहला दिया है वातीय अपर्दन से निर्मित सतह, दूसरा दिया है बाढ़कित मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, और तीसरा दिया है वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित सतह, और चौथा दिया है मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित सतह, समतल सतह। तो पैन प्लेन शब्द का जो प्रयोग किया था समप्राय मैदान के लिए वो किया था क्रिकमे महोदय ने किया था। और उन्होंने बताया था कि लास्ट में बाढ़कित मैदानों से जो निर्मित मैदान होगा उसी को ही कहा जाएगा पैन प्लेन, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा, पैन प्लेन कहा जाएगा। तो इसका चौथा का आंसर 2 सही हो जाएगा। बाढ़कित मैदानों से जोड़ने से निर्मित मैदान को पैन प्लेन कहा जाता है या उसका अर्थ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा आपको डीम है,
ब्लर दिख रहा है। देखिए फिर भी आप इतना ही पढ़ सकते हैं। वर्तमान विगत की कुंजी है। यह कथन किसका है? वाल्टर पेंक का है कि डेविस का है, कि हंटिंगटन का है, जेम्स हटन का है? कई बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका। जेम्स हटन महोदय का है। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। तो जेम्स हटन महोदय का वर्तमान भूत की कुंजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न क्षोभ मंडल, मध्य क्षोभ मंडल, ऊपरी क्षोभ मंडल, संपूर्ण क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ जेट स्ट्रीम की पट्टी है वो ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 6 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ऊपरी क्षोभ मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? अल नीनो के लिए अनुकूल दशा, ला नीना के लिए अनुकूल दशा, अल नीनो और ला नीना दोनों के लिए अनुकूल दशा, अल नीनो ला नीना दोनों के लिए प्रतिकूल दशा। तो पहले हम ये बता देते हैं अपने इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। यानी जब अल नीनो आता है तो सूखे की स्थिति आती है। अल नीनो आता है, अल नीनो का प्रभाव रहता है। अल नीनो मैंने इतना आप समझ लीजिए यहाँ से कि अल नीनो का जब प्रभाव होगा तो पड़ेगा भारत में सूखा, सीधी सीधी बात है। तो सूखा पड़ेगा। और ला नीना जब का प्रभाव होगा, ला नीना, तो ये इसका इस भारत में क्या होगा आसपास क्षेत्रों में, तो ये अधिक मानसून सक्रिय होगा यानी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, बाढ़ आ सकती है, वर्षा अच्छी हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। वर्षा यहाँ सूखा यानी वर्षा अच्छी होगी। कभी कभी बाढ़ आ जाए, इतने ज़्यादा वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे देखिए कि पूछा है ऋणात्मक दक्षिणी दोलन। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन कब होता है? अल नीनो की स्थिति में। अल नीनो की स्थिति को ही ऋणात्मक दक्षिणी दोलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक में किसे संदर्भित करता है? तो अल नीनो के लिए अनुकूल दशा। अल नीनो के लिए जब अनुकूल दशा होगी तो क्या होगा? भारत और आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा? सूखा पड़ेगा। अभी बताया मैं आपको, सूखा पड़ेगा। तो ऋणात्मक दक्षिणी दोलन क्या किसे संदर्भित करता है? सूखे की स्थिति को संदर्भित करता है। सूखे की स्थिति को संदर्भित करना मतलब अल नीनो के लिए अनुकूल दशा हो जाएगी। ठीक है, तो 7 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 7 का पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अल नीनो के लिए अनुकूल दशा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में कैरिबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था? तो 2016 में 17 का पेपर है, उस हिसाब से करंट में आया था, तो पूछ लिया गया कि कौन सा अक्टूबर 2016 में पहले सप्ताह में कैरिबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र क्या था? फ्लोरिडा था कि जॉर्जिया था कि साउथ कैरोलिना था कि दक्षिण पश्चिम हैटी था? तो दक्षिण पश्चिम हैटी इसका सही आंसर था उसमें। ठीक है, तो 8वां का चौथा सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि कहीं भी अगर चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो आपको पूछा जा सकता है करंट में जो आता है। ठीक है, अब देखिए हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ देशांतरी क्षेत्रों में के बीच तापमान में विभिन्नता लगभग कितनी रहती है? तो नॉर्थ साउथ तो देशांतरी की बात करेगा नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ अक्षांशीय होना चाहिए, अक्षांशीय क्षेत्रों में, अक्षांशीय। ठीक है, अक्षांशीय होना चाहिए। तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच तापमान में लगभग कितनी विभिन्नता रहती है? 3 डिग्री रहती है या 2 डिग्री रहती है, 1 डिग्री रहती है और 0 डिग्री। किस में पूछा है? हिंद महासागर में। तो लगभग 1 डिग्री का अंतर रहता है। ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर जो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ है, उसमें जो अंतर रहता है
1 डिग्री का अंतर रहता है। ठीक है, तो इसका 9 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई, वितलीय मैदान या अगाध सागरी मैदान भी कहा जाता है, वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई किसके बीच होती है? 1000 से 600 मीटर के बीच, 2000 से 6000 मीटर के बीच, 6000 है सॉरी 1000 से 6000, 2000 से 6000, 3000 से 6000, 4000 से 6000। तो ये होता है आपका 3000 से 6000 मीटर की गहराई के बीच। ठीक है, तो DR फुलर आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। 10 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा, 3000 से 6000 मीटर की गहराई, 10 का 3 आंसर सही हो जाएगा। चलिए सॉरी, ये जो है दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसको दोबारा देखिए, यहाँ पे ब्लर नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वर्तमान विगत की कुंजी है, जेम्स हटन महोदय का है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक किसे संदर्भित करता? अल नीनो के लिए अनुकूल दिशा। और ये मतलब आप देख सकते हैं इसमें 1 डिग्री है, वितलीय मैदान देखिए यहाँ पे जैसे जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ महासागरीय गर्त दिया है और एक तरफ दिया है आपका अवस्थिति, कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो चैलेंजर गर्त, ठीक है, चैलेंजर या मेरियाना जिसे कहते हैं, ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो ए का हो जाएगा तीसरा, यानी सी, पहला का सी हो जाएगा, पहला का सी देखिए इसमें आ रहा है। और आल्ड्रिक जो है, आल्ड्रिक है वो है आपका दक्षिणी प्रशांत में। ठीक है, आल्ड्रिक दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कटक, आल्ड्रिक जो है महासागर कटक कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और जो रोमांश गर्त है, सॉरी कटक कह रहे हैं, आल्ड्रिक गर्त और रोमांस गर्त कहाँ है? वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या है? रोमांस गर्त है। और लास्ट बचा, इसको मिला लीजिए, नैरेस जो है, नैरेस गर्त कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, ये सही तरीके से मैच करता है, तो 11 का एक आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमोष्ण सदाहरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी में पाए जाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है, या 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर होती है, और 300 से भी अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पाए जाते हैं। यानी नमोष्ण सदाहरित वन में कितना वर्षा होती है? तो इसका UGC ने आंसर माना था 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकटली आंसर ये भी सही हो सकता है, लेकिन UGC से माना था ये। ठीक है, अब किस तरह से माना वो भी जान लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कितने जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में कितने जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो भारत में जीव भौगोलिक क्षेत्र 10 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4, यानी 10 भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें ग्लाप्सोटेरिस वनस्पति उपलब्ध नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए ये जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अफ्रीका है, ये गोंडवाना लैंड के भाग है। तो इसमें सारे गोंडवाना लैंड में आपको ग्लाप्सोटेरिस वनस्पति पाई जाती है, लेकिन ये अंगारा लैंड का भाग है, ये अंगारा लैंड का भाग है, नॉर्वे। ठीक है, तो इसमें नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, 14 का 3 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच की ऊंचाई श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ऊंचाई की श्रेणी में क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन वन पाए जाते हैं। और उत्तर क्या दिया है?
अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता। ये कौन सी बात है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता? तो पहला भी सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब भाई अल्पाइन वन की लकड़ी भाई काम की होती है, तो ये गलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 15 का आंसर तीसरा सही, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में भूगोलवेत्ताओं में सबसे अधिक सरोकार क्या होता है? सबसे अधिक सरोकार क्या होता है? किसका वर्णन करने में? स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में। स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में सर्वाधिक सरोकार, भूगोलवेत्ताओं का सर्वाधिक सरोकार क्या होता है? तो इसका सर्वाधिक सरोकार क्या होता है? तो सुगम्यता और संपर्क। सुगम्यता और संपर्क यानी एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। ये कई बार बताया था मैं। एक्सेसिबिलिटी, ये पुराना से पूछा था क्वेश्चन, फिर उसी को दोहराया है। एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर 16 क्या हो जाएगा? तीसरा, सुगम्यता और संपर्क, एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास परिषद के बीच संबंध है? स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास परिषद के बीच संबंध है। लुटेन महोदय, डिकेंस महोदय, कुरिन्स्की और फ्रीडमैन। तो इसका सही आंसर है फ्रीडमैन महोदय। ये पुराना क्वेश्चन फिर से पूछा गया, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसमें फ्रीडमैन महोदय ने स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध स्थापित किया था, बताया था कि संबंध है। तो इसका 17 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिमान यानी पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इससे पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन था। पीट महोदय किया था कि हैगेट की कांट या कुहन? तो कुहन महोदय किया था। प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कुहन। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने मानव परिस्थिति के रूप में भूगोल को परिभाषित किया? शाफर ने किया, हर्ट्सोन ने किया, बैरोज ने किया, कि एलन सैम्पल ने किया? तो H.H. बैरोज ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, मानव परिस्थिति, ह्यूमन इकोलॉजी। किसने किया था? बैरोज ने किया था। रेटर के अनुसार यह उपागम जो कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती, कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती को कहा गया, क्या कहा गया है? उद्देश्यवादी, टेलियोलॉजिकल, ठीक है, उसे उद्देश्यवादी कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये दोहरा गया क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कितना द्रव वर्षण हिमांक तापमान के निकट 10 इंच गहरे हिमपात के समतुल्य है? कह रहा है कि कितना द्रव वर्षण हिमांक तापमान के निकट 10 इंच गहरे हिमपात के समतुल्य है? लगभग 3 इंच, लगभग 2 इंच, लगभग 1 इंच और लगभग कभी कभी 1 इंच और कभी कभी 2 इंच। तो इसका सही आंसर क्या है? लगभग 1 इंच, ठीक है, लगभग 1 इंच। तो 21 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अक्षरों में से, एक घुमा के क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, देख लीजिए। निम्नलिखित अक्षरों में से किस कतिपय क्रम के बस्तियों की कुल संख्या की सेवा अगले उच्च क्रम के केंद्रीय स्थानों से की जाती है? बस क्रिस्टालर के मॉडल को अच्छे से आप समझे हैं, ठीक है, तो इसको आसानी से कर लेंगे। तो क्या हो जाए? केंद्रीय स्थान से की जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से किस कतिपय क्रम के बस्तियों की कुल संख्या की सेवा अगले उच्च क्रम के बस्तियों के केंद्रीय स्थान से की जाती है? तो क्या हो जाएगा? के। इसका सही आंसर पहला के हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बना दिया था उसमें। निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकी परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया? किसने किया? जेलेंस्की ने किया था कि विटलेसी ने किया था, वारेन थॉमसन या रेवेंस्टीन? तो वारेन थॉमसन महोदय ने किया था। जनसांख्यिकी परिवर्तन
के सिद्धांत को कौन विकसित किया था? वारेन थॉम्सन ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया देना। एक तरफ समान पद है, दूसरी तरफ परिभाषाएं हैं। 24वां क्वेश्चन है, देखिए। अशोधित जन्म दर, पहला है अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट जिसे कहते हैं। अशोधित जन्म दर यानी जन्म की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात। जन्म की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच अंतर ए का डी हो जाएगा। पहला का डी दिया। सामान्य प्रजनन दर है जो, यानी सामान्य प्रजनन दर को प्रजनन आयु में जन्म की संख्या और स्त्रियों की संख्या के बीच अनुपात। तो इसको दूसरा को आप सी में मिला दीजिए। और नए जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि, जनसंख्या की नैसर्गिक और मृत्यु दर दिया है। प्रति हजार जनसंख्या मृत्यु संख्या, ये मृत्यु दर से मिला लीजिए आप। ये चौथा का बी। और लास्ट बचा जनसंख्या नैसर्गिक वृद्धि, तो इसको क्या कर देंगे? इससे मिला लेंगे ए से। प्रति हजार जनसंख्या में मृत्यु से अधिकतम जन्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, डी सी ए बी। तो 24 का सही आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यह नियम कि जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में यंत्र क्रम के शहर की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर का 1/n होगा, इसके द्वारा दिया गया। एम जेफरसन, जे गार्टमैन, जी के जिफ, सी डी हैरिसन। तो जी के जिफ महोदय द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी के जिफ। 25 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह की जनसंख्या लगभग समान है, ये दोनों एज ग्रुप की जनसंख्या क्या है? लगभग समान है, तो जनसंख्या की वृद्धि को क्या कहा जाएगा? तीव्र वृद्धि हो रही है या धीमी वृद्धि हो रही है या शून्य वृद्धि हो रही है और ऋणात्मक वृद्धि? देखिए 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है, तो उसे कहा जाएगा शून्य वृद्धि हो रही है। तो 26 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, जीरो ग्रोथ। ठीक है अगला क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। किसने जेसी वीवर और प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया है? रफ़ीउल्लाह ने किया है, जसबीर सिंह ने किया है, डोई ने किया है कि यशस भाटिया ने? तो जेसी वीवर द्वारा प्रतिपादित जो फसल संयोजन पद्धति हो उसको रूपांतरित डोई महोदय ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी जो है चिली में, ऑप्शन सी जायरे में, ऑप्शन डी नाइजीरिया में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा में। ठीक है, तो 28 का एक आंसर सही हो जाएगा। यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार कनाडा में पाए जाते हैं, तो इसका एक आंसर सही हो जाएगा कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारा, आहारी, गोबी, अटाकामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल जो है नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका चौथा आंसर सही है। अटाकामा जो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रोथ पोल सिद्धांत में भौगोलिक स्थान की अवधारणा को सम्मिलित करने का श्रेय दिया गया है? निम्नलिखित किसे ग्रोथ पोल सिद्धांत में भौगोलिक स्थान की अवधारणा को सम्मिलित करने का श्रेय दिया गया है? नीडल को, हंगरस्टैन को, बोर्डविले को, फ्रीडमैन। तो ग्रोथ पोल सिद्धांत में भौगोलिक स्थान की अवधारणा सम्मिलित की किसने की? तो बोर्डविले ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। 30 का तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 31। एडवर्ड उलमैन के मॉडल में यथावर्णित स्थानिक अंतःक्रिया के 3 मूल पहलू कौन से हैं? 3 मूल पहलू कौन से हैं?
तो ऑप्शन एक है मानवीय व्यवहार, स्थानांतरणशीलता, सुविधा। ऑप्शन दूसरा है अधिशेष घाटा संबंध या समुदाय विशेष संबंध, अनुपूरकता। ऑप्शन तीसरा है अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर। ऑप्शन स्थानांतरणीयता। और ऑप्शन चौथा है आवासीय पड़ोस, अनुकूलता, सुविधा। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानांतरणीयता। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानांतरणीयता। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? रेडजल द्वारा या जेलेंस्की द्वारा या शावर द्वारा या बल्टाइमर द्वारा? तो सांस्कृतिक दृश्य भूमि कार्ल शावर महोदय द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है? क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक दृश्य भूमि, सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक बिंदु। तो क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा क्या है? सांस्कृतिक परिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, सांस्कृतिक परिमंडल क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है। ये देखिए क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है और एक तरफ विद्वान दिया है, एक तरफ उनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक, तो OH के स्पेट, इधर परिभाषाएं दी हुई हैं। OH के स्पेट यानी ये इन्होंने बताया था पर्वतीय OH के स्पेट महोदय ने बताया पर्वतीय दीवार के मूल्यों का निर्धारण इसकी अपनी स्थलाकृति के अलावा उसके आगे की स्थलाकृति से भी निर्धारित होती है। तो किसने बताया था? ये बताया था जो है OH के स्पेट, पर्वतीय दीवार के मूल्य का निर्धारण अब इसकी अपनी स्थलाकृति के अलावा आगे की स्थलाकृति से भी निर्धारित होती है। यानी ए का हो जाएगा सी, ए का सी यानी पहला का सी, पहला का सी हो जाएगा कि एक इन दो में है अभी। आगे देख लेते हैं, टेरे और पीटरसन महोदय बताया था कि जलवायु परिवर्तनों और प्रारंभिक मानवीय संस्कृतियों के उदय के बीच संबंध। तो जलवायु परिवर्तन और प्रारंभिक मानवीय संस्कृतियों के उदय है उसके बीच संबंध किसने बताया था? तो टेरे और पीटरसन महोदय बताया था, यानी दूसरा का हो जाएगा डी। और रिचर्ड और सुब्बा राव ने संस्कृतियों के क्षैतिज विस्तार और पृथक्करण स्थलाकृतियों की भूमिका बारे में बताया था। ठीक है, संस्कृतियों के क्षैतिज विस्तार और पृथक्करण के स्थलाकृतियों की भूमिका के बारे में बताया था। तो तीसरा का हो जाएगा ए। और चौथा जो बचा आल्चिन, ये हो जाएगा उत्तर पाषाण युग को अधिक सुदूर क्षेत्रों और आधुनिक जनजातीय समूह के जैसे लोगों के क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। तो आल्चिन महोदय, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, 34 का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये देखिए भट्ट द्वारा समष्टि आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, और इधर राज्यों का समूह दिया है और लेकिन उसी तरह से है, बहुत आसानी से आप मिला सकते हैं इसको। देखिए दक्षिण दिया है, तो दक्षिण में देख लीजिए कौन सा पड़ रहा है। तो दक्षिण में देखिए मैसूर हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यानी पहला सी हो जाएगा। ठीक, दूसरा देख लीजिए उत्तर मध्य है। उत्तर मध्य को किससे मिला लेंगे आप? उत्तर मध्य, तो देखिए दोनों से मिल जाएगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश और मध्य से मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, दूसरा गढ़ी हो गया। देखिए अब पूर्वी है, देखिए पूर्व में तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल असम हो गया, पूर्व में पड़ गया, और पश्चिमी महाराष्ट्र में गुजरात में। बहुत आसानी से मिला लिया आप। तो ये 35 का क्या हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा, चौथा का ए। चौथा आंसर ठीक है, पहला का सी, तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। 35 का 4 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से कौन अलग करता है? भाई उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि है और
मध्य उच्च भूमि या पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी शुष्क मृदा। तो एलिमिनेट करेंगे आप, आंसर घुमा फिरा के आंसर क्या आएगा? मध्य उच्च भूमि। बहुत अच्छा विषय। तो इसका सही हो जाएगा आंसर पहला, 36 का पहला, मध्य उच्च भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके लिए क्षेत्रों के निरूपण हेतु प्रवाह विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में किसके लिए क्षेत्रों के निरूपण हेतु प्रवाह विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया? राजनीतिक, औपचारिक, कार्यात्मक, भू आकृति। तो कार्यात्मक के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल, कार्यात्मक। 37 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने कर्मकारों के 7 औद्योगिक श्रेणियों या ब्रैकेट में कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली 2 श्रेणियों को छोड़कर विनिर्माण शहर, व्यापार और परिवहन शहर और सेवा शहरों के रूप में समूहन के लिए 1961 में भारत की जनगणना का प्रयोग किया था? 1961 के भारत की जनगणना का प्रयोग किया था। किसने किया था? अमृतलाल ने, काजी अहमद ने, अशोक मित्रा ने, एस.एम. रफीउल्लाह। तो अशोक मित्रा ने इसका प्रयोग किया था, 1961 की जनगणना का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का तीसरा, अशोक मित्रा। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन 1 है हार्वे एंड प्लॉफ, और दूसरा है जीन फोर्ब्स, तीसरा है एनो टोमी कुल्किंस्की, और चौथा है हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन। तो एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स पुस्तक हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन महोदय ने लिखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत में दूसरी योजना के लिए रणनीति का आधार बना? बहुत आसान सा क्वेश्चन। हैरेड ने किया था, महालनोबिस ने किया था, कि डोमर ने किया था, कि डांडे का? तो क्योंकि पूछा है दूसरी योजना का, तो क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस महोदय। तो इसका दूसरा आंसर 40 का 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन, फैक्ट बेस। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। और आपको पता ही होगा इस समय क्या है, योजना आयोग के स्थान पे बन गया है नीति आयोग। क्या बन गया है? नीति आयोग। नीति आयोग बन गया है। ये कब बना है नीति आयोग? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बन गया है। अब नीति का मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, नीति का मतलब क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट हो गया, टी से ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म हो गया। तो ये नीति आयोग की स्थापना, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो इसका सही आंसर 41 का पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था? बहुत आसान सा है क्वेश्चन। उत्तर बिहार शुष्क क्षेत्र, राजस्थान शुष्क क्षेत्र, नेफा क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल द्वार। तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में बताया गया था। और किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? योजना आयोग द्वारा। चलिए 42 का क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर से हो जाएगा। 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक, भूगोल एवं विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया? ये क्वेश्चन को दोहराया गया है। तो इसको मैं बताया था
क्वेश्चन है राजनीतिक भूगोल और विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण। तो एडॉल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, कार्ल हाउसहोफर, ईसा बोमैन। तो राजनीतिक भूगोल और विदेश नीति के बीच संबंध को किसने चित्रण किया था? कार्ल हाउसहोफर महोदय ने किया था। तो 43 का क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्यभूमि का प्रतिनिधित्व करता है। तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्यभूमि का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। तराई क्षेत्र के अवश्रवण का क्षेत्र है। तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत, गाद, मृत्तिका निकली हुई धाराओं के द्वारा जमा होते हैं। तो ये भी सही है। तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत, गाद और मृत्तिका निकली हुई धाराओं को जन्म होते हैं। तो यानी ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों में से एक कथन तो सही है भाई। कौन सा कथन है? खोज के लाइए। हिमालय का निर्माण भूपर्वतीय के भ्रंशन से हुआ था। हिमालय प्राचीनतम पर्वतमाला है। तीसरा, हिमालय कलिडाइनियाई पर्वत समूह का अंग है। और चौथा, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के से संपीड़ित होने का परिणाम स्वरूप हुई है। बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुई है। तो इसका चौथा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो 45 का क्या हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? हिस्टोग्राम द्वारा, कि आयत आवृत्ति वक्र द्वारा, कि पाई आरेख द्वारा, कि ओगिव द्वारा। तो इसे किसके दर्शाया जाता है? ओगिव द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा सही आंसर हो जाएगा। 46 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रैखिक समासरण समीकरण में y = a + bx यदि x और y श्रृंखला के माध्य क्रमशः 23 और 94.5 है और ढाल प्रवणता 1.5 है तो x y श्रृंखला के वितरण में a का मूल्य कितना होगा? बहुत आसान सा है, बस केवल समझने की बात है क्योंकि इसमें सारे वैल्यू दे रखे हैं। और सूत्र क्या दिया है? तो पहले देखिए, इसमें से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या दिया है। इसको समझाता हूँ जूम करके एक जगह से, यहाँ से देखिए, यहाँ से समझाता हूँ। सूत्र क्या दिया था? y = क्या था? a + bx शायद। y देख लेता हूँ मैं, सॉरी रुकिए। y था आपका a + bx, गुड। तो y = a + bx था। y = a + bx था, ठीक है। और वायु की वैल्यू दिया था, वायु बराबर क्या दिया था? 94.5 दिया था, 94.5। और ए निकालने के लिए कहा था, और बी यानी ढाल प्रवणता दिया था 1.5, और बी एक्स की वैल्यू भी दिया था। एक्स की वैल्यू दिया था आपका 23। बस यही रख देना इस पर, सॉरी 23 2.3 नहीं 23। तो y = a + bx पे रख देना है। y का हो गया 94.5 = अब a निकालना है, a रख देंगे। b की वैल्यू दिया है कितना? 1.5, 1.5 गुणे x की वैल्यू कितना दी है? 23 कर लेंगे तो हो जाएगा 94.5 = a प्लस इसमें गुणा कर देंगे 23 गुणे 1.5 तो आ जाएगा आपका 34.5। इसका सही आंसर 34.5 आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब a यहाँ से निकाल लीजिए। a हो जाएगा 94.5
माइनस इधर चला गया -34.5, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें घटा देंगे 94.5 से 34.5, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, 60 होना चाहिए। अभी देख रहे हैं ऑप्शन में दिया होगा 60, ये देखिए 60 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। तो आसान था, बस केवल उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी थी। 47 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, 60। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि कथन है, मानचित्र में जो सामान्यतः विभिन्न विशेषता सूचना को संदर्भित करते हैं को कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, को कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। सामान्यतः विभिन्न विशेषता वाले सूचना को संदर्भित करते हैं, कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्रों का प्रयोग पृथ्वी के विभिन्न विशेषताओं और कार्यकलापों की अवस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। कि कह रहा है कि क्योंकि कथन में क्या कह रहा है, मानचित्र जो सामान्यतः विभिन्न विशेषता और सूचना को संदर्भित करते हैं, कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग पृथ्वी के विभिन्न विशेषताओं और आकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो यूसी का आंसर क्या है इसमें, दूसरा, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आर का वैल्यू दिया है और वितरण का प्रारूप दिया है कि उसका वितरण प्रारूप कितना हो, कैसा होगा अगर आर वैल्यू ये है। अगर 0.5 से कम है या 0.5 के आसपास है, तो ये क्या है, तो ये क्लस्टर होगा, टेंडिंग टू क्लस्टर, समूह बनने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेगा, क्लस्टर की तरफ बढ़ेगा। और 0.75 से 1.5 है, तो ये रैंडम होगा, ठीक है, रैंडम होगा ये, यानी पहले का डी हो जाएगा और 2.15 क्या हो जाएगा, ये पूर्ण एक रूप हो जाएगा, यानी चौथा का ए हो जाएगा, ठीक है। और 1.75 से 2 हो जाएगा पूर्ण एक रूप या एक रूप होने की प्रवृत्ति, क्योंकि पूर्ण एक रूप जब रहेगा तो 2.5, और एक रूप होने की प्रवृत्ति क्या होगा, उधर की तरफ बढ़ रहा है, 2.15 की तरफ बढ़ रहा है, 1.15 से 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मिला लीजिए आप, थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखिए। तो पहला समूह बनने की प्रवृत्ति 0.5, तो एक का डी हो जाएगा, और दूसरा का देखिए सी हो जाएगा, यादृच्छिक की प्रवृत्ति, यानी ट्रेंडिंग टू रैंडम, क्योंकि 0.75 से 1.25, एक क्या होता है, रैंडम ही होता है, तो दूसरा का सी हो जाएगा, एक का दूसरा का सी, और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, 49 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। इसको मैं पिछले वीडियो में भी समझाया हूँ, आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो भी, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 50, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। कह रहा है कि कथन, सुदूर संवेदी दूर से बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में आंकड़े एकत्र करने का विज्ञान और कला है। कि बिना किसी भौतिक संपर्क से क्या करता है, सुदूर संवेदन आंकड़ों को एकत्र करता है, बिल्कुल सही है। तर्क क्या दे रहा है कि आंकड़ों का संग्रह वायुयान और उपग्रह में अधिष्ठापित सुदूर संवेदियों के माध्यम से किया जाता है। तो सही बात है भाई, जब बिना भौतिक संपर्क से आप आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो उसको कैमरे को तो कहीं लगाएंगे, तो वायुयान और उपग्रह में कह रहा है कि वायुयान में या उपग्रह में आप कैमरे को करते हैं, अधिष्ठापित करते हैं, ताकि आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा बिना भौतिक संपर्क से। तो ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी है, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे आपको हमेशा नए नए वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहें। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।